जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज बिहार एसएससी की सीरीज में हम लोग मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और आशा करते हैं कि आप भी मेरे साथ इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए और ताकि अपनी तैयारी को देखिए कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है और आप कितना क्वेश्चन इसमें बना पाते हैं। तो चलिए हम लोग मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट देखते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में विद्यालय ए से सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या विद्यालय बी से सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 20% अधिक है। विद्यालय बी के 75% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विद्यालय से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या विद्यालय बी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या से 80% अधिक है, तो विद्यालय ए से परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों में से विद्यालय ए से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन डाटा इसमें सब कुछ दे दिया गया है। तो क्वेश्चन को आप लोग जो है 1 से 2 बार अच्छी तरह से पढ़िए और पढ़ने के बाद क्वेश्चन को जरूर मेमोरी में रखने का कोशिश कीजिए। आदत डालिएगा तभी ये चीजें होगा, है ना। जितना क्वेश्चन बड़ा होता है उसमें डाटा अधिक दिया हुआ होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। कहता है विद्यालय ए से सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, विद्यालय बी से सम्मिलित होने वाली संख्याओं से 20% अधिक है। आइए हम लोग देख लेते हैं। ए और बी, बी अगर 100 होगा तो ये क्या होगा, 20% अधिक होगा यानी 120 होगा। आइए, विद्यालय बी के 75% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो 75% उत्तीर्ण हो गए, इसका मतलब है क्या, 75 विद्यार्थी ये क्या होगा जो है उत्तीर्ण हो गए, है ना। 75 विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए विद्यालय बी का। अब क्या कहता है, होने वाले विद्यालयों से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की, दोनों विद्यालय से, है ना, दोनों विद्यालय से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या विद्यालय बी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का से 80% अधिक है। यानी ए प्लस बी में जो उत्तीर्ण होगा वो क्या होगा, इससे 80% अधिक होगा, यानी 75 का 180/100, अर्थात 0 से 0। अब 5 से काट दीजिए, 5×15 = 75, 5×2 = 10 और 2×9 = 18, 15×9 = 35 से, यानी 135 विद्यार्थी जो है दोनों से ये क्या हुआ, उत्तीर्ण हुआ। ठीक है, तो अब क्या पूछा जा रहा है, तो विद्यालय ए से परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों में से विद्यालय ए से उत्तीर्ण, यानी विद्यालय ए से उत्तीर्ण होने वाला क्या है, तो ए से उत्तीर्ण होने वाला यानी 135 माइनस कितना 75, बी में 75 है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 713, यानी कि 60 विद्यार्थी। 60 विद्यार्थी क्या हो गया, ये उत्तीर्ण हो गया। ठीक है, 60 उत्तीर्ण हुआ कितने में, तो हमारा ए में क्या है 120, तो 60 उत्तीर्ण हुआ हमारा 120 में, तो 100 में क्या हो जाएगा, 100 में आपका हो जाएगा 50, अर्थात जो है विद्यालय ए से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज जो था वो 50% था। ऑप्शन आपका आ जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, कहता है दो रेलगाड़ियां एक्स और वाई एक ही समय पर चलना शुरू करती है। एक्स स्टेशन ए से बी की ओर और वाई स्टेशन बी से ए की ओर एक दूसरे को पार करने के बाद एक्स और वाई को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में क्रमशः 8.2/5 घंटे और 4.2/7 घंटे का समय लगता है। यदि एक्स की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वाई की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन रहता है एक्स से वाई की ओर और वाई से ए की ओर, एक्स की ओर जो चलता है और इतना घंटे के बाद पहुंचता है गंतव्य तक, तो इसके लिए एक रिलेशन होता है हमारा, क्या होता है जो है ए का समय या एक्स की चाल, एक्स गाड़ी है ना, एक्स की चाल बटे वाई की चाल बराबर क्या होगा, यहां पे वाई का समय बटे एक्स का समय और इसका रूट अंडर, यही हो जाता है, एक रिलेशन है और इसी रिलेशन पे इसको बैठा देना है। तो आपका दिया हुआ है एक्स की चाल दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ 50 किलोमीटर हम लोग लिख देंगे। वाई की चाल बराबर वाई का समय हमारा क्या है 4×2/7, यानी 7×4 = 28 और 2 30, 30/7, और फिर क्या हो जाएगा एक्स का समय, तो एक्स का समय 8 में से 40, 2 42/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, है ना, 42, सॉरी 42/5 होगा, तो 5 ऊपर चला जाएगा और 42 नीचे चला आएगा। ठीक है, अब जो है कटता है तो काट दीजिए,
देख लीजिए क्या कटेगा, 2 से 2 15 30 और 2 21 42। ठीक है, 3 से फिर काट दीजिए, 3 पचे 15, 3 सती 21। अब क्या हो गया, ये सभी पे रूट अंडर है। आइए आगे देखते हैं। 50/y बराबर ये क्या है, 5 गुने 5, अर्थात इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 5 निकल जाएगा, और 7 गुने 7 इसका वर्गमूल 7 निकल जाएगा। 5 दहें 50, अर्थात y का मान जो निकल के आया आपके पास, यानी y क्या है, y की चाल निकल के आया 70 किलोमीटर पर आवर। 10 गुने 7 यानी 70 किलोमीटर पर आवर, अर्थात ऑप्शन आपका सी जाएगा। चलिए, उम्मीद है कि इसको भी समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, कहता है सुमित एक वस्तु की एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। यदि वह उसे उसके विक्रय मूल्य के 4/5 भाग पर बेचता तो उसे 10% की हानि होती। यदि वह उसे उसके वास्तविक मूल्य के 95% मूल्य पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। तो मान लीजिए उसका वास्तविक जो है निश्चित मूल्य पर बेचता, निश्चित मूल्य मान लीजिए, जो निश्चित मूल्य है उसका, ठीक है, मान लीजिए 100 रुपया है। तो वो बेचा क्या, 100 का 4/5 पे। तो 100 का 4/5 पे बेचने के बाद 100 का 4/5, 5 20 100, अर्थात ये बेचा क्या, 80 रुपये में वो बेच दिया। ये सेलिंग प्राइस हो गया 80 रुपया। तो उस कंडीशन में क्या होता है, 10% की उसको हानि हो जाती है ना। 80 रुपया में बेच रहा है तो 10% का हानि। तो इस पर जो है हम लोग क्रय मूल्य देख लेते हैं क्या होता है। तो 80 गुने क्रय मूल्य देख रहे हैं, 10% का हानि यानी 90। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी 800/9 रुपया उसका क्या निकला, क्रय मूल्य निकला। अब जो है कहता है क्या, यदि वह उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 95%, यानी कि 100 का 95% पे वो बेचता, अर्थात कितना में बेचता, 95 रुपये में बेचता, तो पूछता है कि क्या उसको लाभ या लाभ ही होगा, है ना, क्या लाभ होगा। तो 95 रुपया में बेच रहा है अब, और उसका क्रय मूल्य कितना है, 809 रुपया में लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब वो अधिक में बेच रहा है। चलिए देखते हैं, लाभ बराबर निकालना चाहे तो 800 बटे, लाभ बराबर निकालना चाहे तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, 800/9 हो जाएगा। या लाभ प्रतिशत कर दे तो क्या होगा, लाभ गुने 100, अब बटे क्रय मूल्य क्या है, 800/9, अर्थात ये क्या, 9×5 = 45, 9×9 = 81, 4 85, यानी ये क्या हो जाएगा, 855 माइनस 800/9, और ये क्या हो जाएगा, गुना 100, और ये 9 ऊपर चला आ जाएगा, अब बटे 800। ठीक है, और ये 2 से खत्म, है ना, और ये 9 से 9 खत्म, तो हमारे पास बच जाएगा क्या, 55/8, 8 छक 48, और 48 हो गया, 48 2 50, यानी 7/8, यानी कि इतना का उसको लाभ हो जाएगा, 6.7/8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा। चलिए, उम्मीद है कि इसको भी आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। आइए, यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर होती है तो एक निश्चित धनराशि 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में 12,705 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है तो उसी धनराशि पर समान दर से एक वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। आइए, 12,705 रुपये हो रहा है, यानी कि ये हमारा क्या है, अमाउंट है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं, वार्षिक गणना करते हैं तो हमारा मूलधन क्या होगा, तब जो है उसको अर्धवार्षिक पे करेंगे। आइए, 10%, 10% का रेशियो 1/10, यानी क्या हो जाएगा, 10 से 11/10, और ये होगा क्या, 2 वर्षों तक, है ना, 2.1/2 वर्ष है। समय क्या है हमारे पास, समय हमारा जो है 2.1/2 वर्ष है, यानी 2 वर्षों तक तो आप जो है क्या लीजिएगा, 10% लीजिएगा, लेकिन अगले जो है वर्ष में क्या है, आधे वर्ष का ब्याज लेना है। तो आधा वर्ष का ब्याज लेना है, मतलब 10 का आधा क्या हो जाएगा, 2×5 = 10, यानी 5% आपको ब्याज लेना है। अब 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, यानी 20 से हमारा धन क्या हो जाएगा, 21/20। ठीक है, तो 2 वर्षों तक हमारा धन क्या होगा, 10 से 11, और अगले आधा वर्ष में क्या हो जाएगा, 20 से 21।
अर्थात इसको हम लोग रेशियो में लिखे तो 10 से 11 पहले वर्ष, दूसरा वर्ष 10 से 11, तीसरा वर्ष हमारा क्या हो जाएगा 20 से 21। अर्थात हमारे पास क्या है, ये मिश्रधन दिया हुआ है, तो यानी कहने का मतलब इसका अगर रेशियो देखेंगे तो 10 गुने 20 रेशियो 11 गुने 21, अर्थात इसका मान आपके पास दिया हुआ है कितना 12,705, अर्थात 12,705 बटे 11 गुने 21 और मान चाहिए किसका, इसका, तो ये क्या हो जाएगा 2 पर 3 जीरो गुने 2 पर 3 जीरो। ठीक है, अब जो है काट दीजिए, कट जाएगा ये 11 से, 11 का 11 और 11 का 11 हो गया 17, 11 11 6 17, 11 5 55, काट दीजिए। 11 में 11, 11 6 17 है ना, यानी 11 में से एक गया तो एक 17 हो गया, 11 का 11 6 17, 11 5 55, 11 5 55, फिर 11 से काट देते हैं, 11 5 55, 21 5 75 से, अर्थात हमारा जो मूलधन निकल के आया 10,000, 10,000 ये प्रिंसिपल निकल के आया। ठीक है, 10,000 रुपये ये हमारा प्रिंसिपल निकल के आया। अब हम लोग क्या देखना है, 10,000 रुपये हमारा मूलधन निकल गया, तो कहता है यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है तो उसी धनराशि पर समान दर से एक वर्ष में, उसी धनराशि पर समान दर से एक वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। तो हमारा रेट क्या है 10% है, तो अगर चक्रवृद्धि हो जाएगा तो रेट हमारा क्या हो जाएगा 10 का आधा यानी कि 5%, और टाइम क्या है हमारा 1 वर्ष है, तो टाइम हमारा 2 हो जाएगा, 2 वर्ष। ठीक है, अब जो है हमको क्या है 10,000 का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, कितना से 5% रेट पे, तो 5% रेट पे हमारा चक्रवृद्धि ब्याज CI% आप लोग जानते होंगे, तो क्या होता है 5% का 10.25% है ना। अब 10,000 का, तो 10,000 का तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ 10,000 से इसको गुना कर देंगे, और ये परसेंट है तो बटे में 100, और इसके लिए भी 2 जीरो, अर्थात 4 से 4 जीरो खत्म हो जाएगा, अर्थात हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 1025 रुपया ब्याज होगा 10,000 का 5% की रेट से 2 वर्षों में, यानी 2 वर्षों में हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 1025 रुपया होगा 10,000 का। चलिए, उम्मीद है कि इसको भी समझ गए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, कहता है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक गोले को 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के रूप में परिवर्तित किया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई गोले की त्रिज्या के 3 गुनी है तो x का मान क्या होगा। आइए हम लोग देखते हैं। तो बेलन का 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक गोले को 1 सेंटीमीटर, तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ये हम लोग जानते हैं। आइए, तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या है इसका 4/3 पाई, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 8 गुने 8 3 बार है ना, और पाई, तो ये पाई रहेगा। इसका क्या है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय बेलन, तो एक्स स्क्वायर आगुने परिवर्तित किया, बेलन की ऊंचाई गोले की त्रिज्या की 3 गुनी है, गोले की त्रिज्या की 3 गुनी ऊंचाई, एच का मान 3 गुने 8 है। आइए अब इसको देखते हैं, तो क्या होता है पाई से हमारा पाई खत्म हो जाएगा है ना, और 8 से हमारा 8 खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर अगर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे रहा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 4/3 गुने 3, और ऊपर में 8 गुने 8, 2 बार 8, 4 गुने 8 रह जाएगा, और ये 3 हमारा नीचे चलाएगा 3 गुने 3 में, तो x बराबर क्या हो जाएगा √4 गुने 8 गुने 8 बटे 3 गुने 3, अर्थात इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल 2, 8 गुने 8 का वर्गमूल 8, अब बटे 3 का 3 यानी 3। ठीक है, ये इस पे है, तो 4 का वर्गमूल 2 होगा, 8 गुने 8 का वर्गमूल 8 और 3 गुने 3 का वर्गमूल 3, अर्थात 16/3, अर्थात 3 पचे 15, 1 16, यानी 5.1/3, यही हमारा आंसर होगा, जो कि x का मान खोजा जा रहा है, यानी कि x का मान यही निकलेगा 5.1/3। कुछ नहीं है, ये
मेंसुरेशन का हिसाब है, और मेंसुरेशन जानते हैं फॉर्मूला बेस होता है, तो फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आसानी से चीजें आप निकाल सकते हैं। आइए आइए कहता है ए और बी धनात्मक संख्या है, इस प्रकार है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 34 अनुपात 61 अनुपात 45 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आपको ऑप्शन में देखना है। तो यहाँ पे क्या है, ए और बी, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 34 होगा। तो यहाँ पे देख लेंगे, 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब बी का मान 3, 36 और 9 क्या हो जाएगा, 45। यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान यहाँ पे 34 होना है, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है 45। चलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। आइए हम लोग दूसरा ऑप्शन देखते हैं। 3 तिया 9 हो जाएगा, बचे 25, 25 9 34, यानी ये 34 मिल रहा है। चलिए ये तो मिल गया। अब दूसरा देखेंगे बी स्क्वायर, तो बी का मान 25, 5 पचे 25 और सी का मान 36, तो 36 और 25 कितना हो गया, 61, ये भी मिल गया। ठीक है, अब तीसरा देखेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो सी का मान 36 और ए का मान 9, 36 9 45, अर्थात तीसरा भी हमारा मिल गया। यानी ऑप्शन हमारा जो जाएगा बी। तो चलिए इसको भी आप समझ गए होंगे, रेशियो का हिसाब है। आइए, दो अंकों वाली एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है तथा दी गई संख्या और उसके अंकों के योग का गुणनफल 324 है, वह संख्या निम्नलिखित में से किन दो संख्याओं के बीच स्थित होगा। देखिए संख्या से संबंधित जब भी हिसाब पूछे और इकाई और दहाई का जब भी पूछे, तो उसको हमेशा आप ऑप्शन से हल कीजिए, ऑप्शन से हल करने में आसानी होगा आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। 35 और 40 कहता है संख्या किन के बीच है, तो 35 और 40 के बीच में है। ये क्या है, 35 और 40 के बीच में संख्या होना है, तो 35 नहीं होगा, तो होगा क्या है संख्या, 36 हो सकता है, 37 हो सकता है, 38 हो सकता है, 39 हो सकता है। ये चार संख्या इसके बीच में है, ये चारों हो सकता है। अब आइए कंडीशन देखते हैं। दो अंकों वाली एक संख्या है, इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से 3 अधिक है, तो इकाई, इसका इकाई का अंक 6 है और दहाई का 3, तो ये 3 अधिक है, तो ये कंडीशन तो पहला फील कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं ये कर रहा है, ये क्या है, इकाई का अंक 7 है और दहाई का अंक 3 है, तो ये क्या है, इकाई का अंक 4 अधिक है, तो ये तो नहीं हो सकता है। ये क्या है, 5 अधिक है, ये नहीं हो सकता है। ये क्या है, 6 अधिक है, ये नहीं हो सकता है। तीनों में से ये तो पहला खत्म हो गया, तो एक बचा हमारा 36। क्या है, इकाई का अंक जो है दहाई के से ये 3 अधिक है। अब दूसरा क्या कहता है, दी गई संख्या और उसके अंकों का योग गुणनफल 324, यानी दी गई संख्या और उसके अंकों के योग का गुणनफल। तो दी गई संख्या 36 और उसके अंकों का योग 6 और 3 9, इसका गुणनफल कितना होना चाहिए, 324 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 9 छक 54 के 4, 9 तिया 27 और 5 32, यानी 324 के बराबर 324, अर्थात हमारा जो है ऑप्शन ए ही सही हो गया। यानी जो है संख्या क्या होगा, 36, और जो है ऑप्शन ए होगा। 35 और 40 के बीच में वो संख्या 36 आता है। तो इस तरह से ऑप्शन से आपको एक बार में मिल गया। अगर दो बार में भी मिलता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक से दो बार में आपका आंसर मतलब ए ऑप्शन होगा या बी ऑप्शन होगा, हो ही जाता है। आइए इसको अगर वैसे नहीं देखना चाहते तो आप जो है बेसिक से देखना चाहते तो क्या देख सकते हैं, आइए इसको भी देख लेते हैं। देखिए दो अंकों वाली संख्या क्या है, एक संख्या का इकाई अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो हम लोग मान लेंगे दहाई का अंक बराबर x, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से संख्या बनाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, 10x प्लस x प्लस 3, अर्थात 11x प्लस 3। अब x का मान जो है आप वेरिएबल रख करके जो है संख्या बना सकते हैं। तो क्या रखेंगे, 11, x का मान 1 रखेंगे तो हमारे पास संख्या क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। ठीक है, पहली। दूसरी संख्या अगर देखेंगे तो 11 का अगर 2 मान रखेंगे x का और प्लस 3 करेंगे तो 11 दूनी 22 3 25। ये क्या है, देखिए दहाई का अंक 5 है और दहाई का अंक 2 है, तो ये कितना है, 2 से 3 अधिक यानी 5, ये भी सही है। चलिए आगे चलते, 11 गुने 3 11 33 और प्लस 3, ये क्या हो जाएगा 36। चलिए ये भी ठीक है। आइए 11 गुने 4 प्लस 3 44 3 47, ये 4 3 7, ये भी ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ तक आए हम लोग, फिर इसी तरह से बढ़ते हैं। अब जो है
पहला कंडीशन हम लोग देख लिए, दूसरा कंडीशन को हम लोग फुलफिल कराते हैं। तो कहता है कि दी गई संख्या उसके अंकों का योग का गुणनफल, मतलब दी गई संख्या और उस अंकों का योग का गुणनफल 324। तो यहाँ पे 14 और इस संख्या से योग अंकों का कीजिएगा तो कि ये क्या हो जाएगा, 14 25 70, जो दूसरा कंडीशन फिल नहीं कर रहा है। ये क्या हो जाएगा, 25 गुने 7, 25 सत्ते 75 से 175, ये नहीं हो रहा है। 36 देखिएगा, 36 गुने 9 यानी 324 हो रहा है, अर्थात हमारा संख्या यहाँ से 36 निकल जा रहा है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको दिमाग लगा करके काम करना होगा, तब जो है आप आसानी से यहाँ से भी बना सकते हैं। अगर इकाई का अंक x मानिएगा, दहाई का अंक y मानिएगा, इस तरह से कीजिएगा तो फिर यहाँ भी आप फंस सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे जो हम समझाना चाह रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, एक परीक्षा में 52 छात्रों के औसत अंक 45 है। यदि उच्चतम और न्यूनतम अंकों को, जो केवल एक एक छात्र को ही मिले हैं, निकाल दिए जाए तो शेष छात्रों का औसत अंकों में से एक अंक घट जाता है। उच्चतम और न्यूनतम अंकों का औसत क्या होगा? चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आइए हम लोग देखते हैं। 52 गुने 45, ठीक है। तो ये 45 दूनी 90 के जीरो, बाकी अंत में कितना हो गया, 9, और 45 25 40 25 200 25 225 225 और 9 225 और 9 25 35 4 34 यानी 234, यानी कि 2340। योग हमारा क्या हो गया, 52 छात्रों के अंकों का योग 2340। आइए, कहता है यदि उच्चतम और न्यूनतम अंकों को, जो केवल एक एक छात्र को मिला है, वो निकाल दिए जाए तो एक एक छात्र को उच्चतम न्यूनतम यानी कि 2 छात्र निकल जाएगा मेरा, ठीक है। तो बचेगा हमारे पास छात्र क्या, 50, और जो है उसका जो है औसत क्या होता है, एक घट जाता है। तो 45 से औसत हमारा क्या हो जाएगा, 44। इसको गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो के जीरो और 4 पचे 20 के जीरो, बाकी हथ में 2, 4 पचे 20 2 22, यानी कि 2200। अब जो है दो छात्रों का अंक निकल गया जो उच्चतम और न्यूनतम था, तो हमारे पास बच गया कितना, टोटल 2200। तो 2340 में से 2200 अगर घटा देंगे तो ये हमारा क्या निकलेगा, 140, और ये क्या निकलेगा, उच्चतम और न्यूनतम छात्रों का टोटल अंक, ठीक है। तो टोटल अंक निकला, लेकिन पूछा क्या जा रहा है, अंकों का औसत। तो 2 छात्र निकला था, इसी का उच्चतम और न्यूनतम, तो 2 से भाग दे दीजिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 70, यानी कि औसत जो था उच्चतम और न्यूनतम अंकों का वो जो है 70 था। तो इस तरह से ऑप्शन आपका ए जाएगा। ये भी समझ गए, कोई बड़ी बात नहीं था इसमें। चलिए आइए, कहता है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष समान दर से 4 वर्षों में 9900 रुपया और 7 वर्षों में 11,700 रुपये हो जाती है। वह धनराशि 8.2/3% की साधारण ब्याज से 2.4 वर्षों में कितनी हो जाएगी? चलिए, ये भी अच्छा हिसाब है, इसको हम लोग देख लेते हैं। आइए, तो 7 वर्ष में 11,700, ये चूंकि साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज 7 वर्ष में 11,700 हो जा रहा है और 4 वर्ष में 9900 हो जा रहा है। तो दोनों का डिफरेंट जो लीजिएगा 3 वर्ष आएगा, और 3 वर्ष में जो भी राशि आएगा वही हमारा ब्याज होगा। साधारण ब्याज में यही होता है। तो 7 वर्ष और 4 वर्ष में 3 वर्ष हो गया, तो 3 वर्ष में जो है 11,700 में 9,900 चला जाएगा, तो यानी कितना बच जाएगा, 17 में से 9 8 17, और ये क्या हो जाएगा, 10 में से 9 चला गया 1, यानी 3 वर्ष में जो हमारा 1800 रुपया मिला, ये हमारा क्या मिला, 3 वर्ष का ब्याज मिला, ठीक है। तो हम लोग 4 वर्ष का ब्याज निकाल लेते, तो 3 वर्ष का ब्याज जो है 1800, तो 4 वर्ष का ब्याज हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 छक 18, यानी 2400। 2400 रुपया हमारा 4 वर्ष का ब्याज। 4 वर्ष का मिश्रधन क्या है, 9900 रुपया। तो 9900 रुपया घटा दीजिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 9900 माइनस 2400, तो हमारे पास निकल जाएगा 7500। ये 7500 हमारा क्या हो जाएगा, 7500 रुपया हमारा जो है क्या हो जाएगा, ये मूलधन हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 2 गया 7, 7500 रुपया हमारा ये क्या हो गया, मूलधन हो गया, है ना। अब पूछा क्या जा रहा है, तो 8.2/3% की साधारण ब्याज दर से 2.4 वर्षों में कितनी हो जाएगी, यानी कि वो राशि बढ़ करके कितने हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग ब्याज देख लेते हैं। तो अर्थ या 24 25 एक 26/3%, 26/3%, और 2 चौके 8 एक 9/4, ये हमारा समय हो गया। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, यानी 7500 गुने और बटे 1/100 कर दीजिए, तो ये हमारा ब्याज निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, और ये काट दीजिए, 4 25 75, है ना, और कटेगा 2 से काट दीजिए, 2 13 26,
25 नमा 200, 25 गुने 13/2, अर्थात 13 पचे 65 के 5, बाकियत में 6, 13 दूना 26 और 6 32 के 2, बाकियत में 3, 13 दूना 26 और 3 29, ठीक है, बटे 2, अर्थात 2 14 28, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, ठीक है। यानी कि हमारा जो मिलेगा राशि वो फिर 7500 इसमें जोड़ दीजिए, 7500 जोड़ देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 2 के 2, 6 के 6, 7 5 4 9 9, 7 1 8 के 8, मतलब 8962.5, अर्थात ऑप्शन आपका जो हो जाएगा सी, 8,962 रुपये, 8,962 रुपये 50 पैसे, यही आपका मिलेगा। चलिए, ये साधारण ब्याज था, कुछ था नहीं, इसको सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा था, आप कैलकुलेशन कर दीजिए, आसानी से हो जाएगा। आइए, एक वस्तु एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य से 25% अधिक है, यदि उसे 60 रुपये की छूट के बाद 480 रुपये से बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध क्या होगा। आइए इसको भी देख लेते हैं। एक वस्तु को अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य से 25% अधिक है, तो सीपी अगर 100 है तो एमपी क्या हो जाएगा, 125, ठीक है। यदि उसे 60 रुपये की छूट के बाद 480 रुपये में बेचा जाता है, ध्यान दीजिएगा, 60 रुपया छूट दिया और बेचा कितना में, 480 में, ये सेलिंग प्राइस है उसका, ये हमारा छूट है। अगर दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 814 के 4 4 1 5, यानी 540 रुपया क्या था उसका एमपी था, है ना, 540 रुपया उसका एमपी था, मार्क प्राइस था, तब 60 रुपया छूट दिया, उसके बाद 480 रुपया में आपको बेच दिया वो, तो यानी कि 540 रुपया एमपी है और यहाँ से 125 रुपया, यानी 125 का मान कितना है, 540 है, तो लाभ प्रतिशत खोजा जा रहा है ना, तो यानी 100 का मान पहले हमको निकालना पड़ेगा क्रय मूल्य, तो 125 रुपये का मान हमारे पास दिया हुआ है कितना, 540, इसलिए 100 का मान, तो 540 बटे 125 गुने 100, 25 चौके 100, 25 पचे 25 से 5 एकम 5 5 8 40, यहाँ पे 108 हो जाएगा, चूंकि है ना, भाग नहीं जाएगा 4 में, और गुने 4, अर्थात 8 चौक 32 और 4, यानी 432 रुपया उसका जो क्या था, क्रय मूल्य था, ठीक है। अब लाभ खोजा जा रहा है, लाभ प्रतिशत, तो 432 रुपया क्रय मूल्य और 480 रुपया हमारा विक्रय मूल्य, तो लाभ कितने का, 48 का, तो परसेंट लाभ 48 लाभ हुआ, चार कितना पे, 432 पे, तो 100 पे कितना, अब काट दीजिए, क्या कर देते, 8 से काट दीजिए, 8 पचे 40 और 8 चौ 32, 8 छक 48, 6 नमा 54, यानी 100/9, यानी 11.1/9, ठीक है, 11 99 100, 11.1/9%, अर्थात जो है हमारा ऑप्शन ए जाएगा, यानी 11.1% के लगभग लाभ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, एक कार्य को 2/3 भाग को 16 दिन में पूरा करता है और शेष कार्य को बी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है, संपूर्ण कार्य 21 दिनों में पूरा होता है, ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 65% भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। आइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, समय और दूरी से संबंधित, समय और काम से संबंधित है, सॉरी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, एक कार्य का 2/3 भाग 16 दिन में, तो ये क्या करता है, 2/3 भाग कितना दिन में, 16 दिन में, तो ये टोटल कार्य कितना दिन में करेगा, 2 8 16, यानी ये 24 दिन में टोटल काम कर देगा, ठीक है। अब जो है बी क्या है, शेष कार्य को बी करता है, जबकि संपूर्ण कार्य क्या है, 21 दिन में काम होता है समाप्त, तो 21 दिन में 16 दिन तो कौन ले लिया, 16 दिन जो ले लिया ए, तो बी के लिए हमारा कितना बच गया, 5 दिन, और 5 दिन में वो क्या करेगा, शेष कार्य, तो 5 दिन में बी शेष कार्य, तो शेष कार्य का मतलब 1 माइनस 2/3, यानी कि 3 में से 2 गया, 1/3 भाग का शेष जो है बी काम ये कर रहा है कितना दिन में, 5 दिन में, तो 5 दिन में, सॉरी, 1/3 काम कितने दिन में, 5 दिन में, तो टोटल काम कितना दिन में करेगा, ये 15 दिन में करेगा, ठीक है। अब जो है क्या कर रहा है, ए और बी एक साथ मिलकर काम करे। अब चलिए, तो हमारे पास डाटा क्या निकल के आया, ए जो है
पूरा काम 24 दिन में कर सकता है और बी क्या कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, ए 24 दिन में, अब बी 15 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो क्या होगा, 120, 24 बचे 20 हाथ से, 15 उठी 20 हाथ से। ठीक है, अब दोनों मिल करके काम कितना कराना है, तो 120 काम कराना था, लेकिन कहता है नहीं 65% ही काम कराना है, तो 65% काम कराना है, तो 65/100। दोनों की इफिशियंसी 8×5 = 13, यानी कि 13 से भाग कर देंगे, तो 13 बचे 65, 20 बचे 100, 20×6 = 20 हाथ से। यानी ये क्या हो जाएगा, 6 दिन में हमारा वो काम दोनों मिल करके अगर करना चाहे 65% तो कर देगा। ऑप्शन सी। चीजें आप समझ गए हैं, कुछ नहीं है। ए 2/3 भाग का 16 दिन में, तो पूरा काम 24 दिन में करेगा। और 2/3 शेष काम बच गया, 2/3, तो 1 - 2/3 कीजिएगा तो 1/3, 1/3 काम ये क्या है, 21 दिन में दोनों करा था, तो 16 दिन में उतना किया, तो 5 दिन में बी कर रहा है 1/3 काम, तो टोटल काम 15 दिन में। तो आप 24 और 15 दिन में दोनों अलग अलग काम पूरा कर सकता है। तो 24 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 120 काम, इसका एफिशिएंसी 5, इसका एफिशिएंसी 8, और इस तरह से 120 का 65% काम ही कराना है, तो 65% काम करा दिए, तो 1/, कितना जो है एफिशिएंसी 8×5 = 13, 13 से भाग कर देंगे, 13×5 = 65। अब ये काट कूट कर दीजिए, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। आइए अगले। एक पुल में 3 नल है। पुल को भरने में पहले नल को 4 दिन, दूसरे नल को 2 दिन और तीसरे नल को केवल 12 घंटे लगते। तीनों नल का उपयोग करने के पुल को भरने में कितना समय लगेगा। आइए इसको देख लेते हैं। एक पुल में 3 नल है, ठीक है। तो पहले नल को क्या है, 4 दिन में। तो पहला नल हमारा क्या है, ये फर्स्ट नल है, इसको 4 दिन लगता है, ठीक है। दूसरा नल क्या है, दूसरा नल को 2 दिन लगता है, और तीसरे नल को 12 घंटे लगते हैं। तो 12 घंटे का मतलब इसको दिन में बदलेंगे तो क्या होगा, 24 से भाग करेंगे, अर्थात ये दिन आ जाएगा 1/2 दिन। अब ये तीनों का एफिशिएंसी आप निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4, 2 और 1 का लघुत्तम हमारे पास 4 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 1 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 2 हो जाएगा, और इसका एफिशिएंसी 8 हो जाएगा। ठीक है। तो ये कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पे कितना है, हमारा वर्क 4 है, और 4 से भाग किस में देंगे, 1/2 से। तो ये क्या हो जाएगा, 4×2/1, अर्थात इसका एफिशिएंसी 8 निकल गया। अब क्या कहता है, तीनों नलों का उपयोग करके पुल को भरने में कितना समय लगेगा। तो पुल को भरने में तीनों नल का उपयोग करके, तो हमारे पास क्या है, 4 भाग भराना है, और कितना एफिशिएंसी है सभी का, 2, 1, 3 और 8, 11। ये क्या लगेगा, ये इतना दिन लगेगा, लेकिन दिन में ऐसा आपका आंसर है नहीं। ठीक है। तो अब हम लोग क्या घंटे में चलेंगे, तो 4×24 से कर देंगे बटे 11, अर्थात ये हमारा क्या बन जाएगा, घंटा बन जाएगा। ठीक है। तो 24×4 = 96 बटे 11, 11×8 = 88 पूर्णांक 8/11 घंटे, अर्थात आपका ऑप्शन जो जाएगा, क्या जाएगा, सी नंबर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आइए, 4800 रुपये की राशि को दो भाइयों में अनिल और आदित्य में बांटना है। ये भी आसान क्वेश्चन है। आइए, कहता है राज्यपाल ने साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि 1/2 के लिए उधार ली। उसने वही समान अवधि के लिए समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि देता है, पर अपने किसी दोस्त को उधार दे दिए। इस प्रकार उसने 305 रुपये कमाए। धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए, ये चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज दोनों मिक्स का क्वेश्चन है। और चक्रवृद्धि ब्याज में आप लोग 5%, 10%, 15% और 20%, इसका जो है CI % हमेशा याद रखिए 1 से 4 वर्षों तक। ठीक है, नहीं तो आपको बहुत जो है परेशानी होगा यहाँ पे हिसाब करने में। चलिए हम लोग देखते हैं। राज्यपाल क्या है, 10% वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि 1.5 वर्ष के लिए उधार लिया। क्या है, साधारण ब्याज पे, और उसी को लगा दिया दोस्त को चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो पहले देख लेते हैं इसका SI % क्या होता है। अगर जो है राज्यपाल वो देना चाहे इसका ब्याज, तो क्या होगा, तो 10 गुना 2 × 3/2, अर्थात इसको जो है टोटल ब्याज देना पड़ेगा 15%। ठीक है। और उसी चीज को अगर वो लगा दिया चक्रवृद्धि ब्याज पे, अर्धवार्षिक है, ठीक है, और क्या है, समान अवधि के लिए और समान दर पर, उसी ब्याज दर पर। अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक में हमारा रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा 10/2, अर्थात 5% हो जाएगा ये CI में। ठीक है। और उसका ये समय क्या होगा, दुगुना हो जाएगा। तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, 3/2 का दुगुना, अर्थात क्या हो जाएगा, 3 वर्ष, 2×5 = 10। ठीक है।
अब जो है यहाँ पे देखिए, अब 5% का 3 वर्ष आपको अगर CI परसेंट पता होगा तो आसानी से हिसाब बनाया जा सकता है। CI परसेंट अगर 5% का निकालेंगे 3 वर्ष के लिए क्या होगा, 15 है ना, 15.7625%। ठीक है, 15.7625% हो गया। और साधारण ब्याज पे वो कितना देगा रेट, 15%। और टोटल ये के चक्रवृद्धि ब्याज पे लेगा कितना, 15.7625%। दोनों का डिफरेंट अगर देखेंगे, अंतर क्या होगा, तो हमारे पास 0.7625%। और इसी अंतर का मान दिया हुआ है 305 रुपया, यानी इस प्रकार उसने कितना कमाया, 305 रुपया कमाया। दोनों का डिफरेंट लिए तो 0.7625%, और यही 7625% जो है आपका 305 के बराबर हो गया, यानी इतना कमाया। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 0.7625% बराबर क्या हो जाएगा, 305। और हमको निकालना क्या, धनराशि, यानी 100% का मान। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 305 गुने 100 बटे 76 25, यानी कि यहाँ पे दशमलव है, दशमलव को खत्म कर देंगे तो यहाँ पे 4 जीरो हमारा बढ़ जाएगा, 2 2 4। ठीक है, अब आइए इसको काटते हैं। तो काटिए, 5 एकम 5, 2 7, 25 25, और कितना हो जाएगा, 25 एक 26, 5 दूना 10, अब 25 25, 5 दूनी 10, यानी कि 5 जीरो 2 पर। अब 5 से फिर काटिए, 5 या 15, 25 25, 5 चौके 20, 4 पर 4 जीरो, अर्थात 305 से 305 कट गया, अर्थात आपका ऑप्शन जो आएगा बी 40,000। ये 40,000 हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आइए। दो संख्या ए और बी एक तीसरी संख्या से सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। आइए, ए, बी और सी तीन संख्या है जो कि क्या है, सी से 15% और 32% कम है, 100 हो गया। और ये 15% कम का मतलब 85, और ये हो जाएगा 68। तो पूछा जा रहा है क्या, ए से कितने प्रतिशत कम। तो ए से 85, 68 दो 70, 10 80, 15 दो 17। ठीक है, अगुना 100, 17 पचे 85, 20 25 100, अर्थात 20% कम। चलिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।